नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। हम गुजरात के ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद में मौजूद हैं। यहाँ सैकड़ों साल का इतिहास है जो हमारे हर तरफ फैला हुआ है। लेकिन एक और इतिहास है जिसे हम जी रहे हैं। जी हाँ, गुजरात का चुनाव बहुत सारे विधानसभा चुनाव में से एक हो सकता था, लेकिन इस बार ये चुनाव बेहद अहम है दो वजहों से। मैं जिक्र करना चाहती हूँ उन दो गुजरातियों का जिन्होंने अपना सफ़र यहाँ से शुरू किया और उसके बाद अब दिल्ली का जो तख्त है, दिल्ली का जो तख्त ताज है, उस पर 8 साल से वो काबिज़ हैं। वही दो लोग जिन्होंने पहले गुजरात पर शासन किया और उसके बाद वही तथाकथित गुजरात मॉडल को वो लागू कर रहे हैं और लागू किया है उन्होंने पिछले 8 सालों में। मैं गुजरात चुनाव पर ज़रूर बात करूंगी, लेकिन इस चुनाव का महत्व इसलिए भी है क्योंकि 2024 के चुनाव से ठीक पहले एक तरह का जो ये मैंडेट इस चुनाव में आएगा वो काफ़ी हद तक 2024 के चुनाव की दिशा को तय करेगा। वो दो गुजराती अमित शाह और नरेंद्र मोदी 12 साल से भी ज़्यादा इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अमित शाह भी तमाम तरह के महत्वपूर्ण पदों पर यहाँ रहे और उसके बाद यहाँ से वहाँ जाकर किस तरीके से जो भाजपा के अध्यक्ष पद से लेकर गृह मंत्री के पद तक अमित शाह और प्रधानमंत्री तो जाहिर है बरकरार है। 8 साल से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं नरेंद्र मोदी को। 2024 में भी अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका कोई चैलेंजर उभर कर नहीं आया है। लेकिन जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है अमित शाह नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की, जो 21वीं सदी की जो राजनीति है, जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, वो गुजरात ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है जिसको वो यहाँ से वहाँ तक लेकर गए। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि गुजरात कैसे काम करता है, गुजरात में राजनीति कैसे काम करती है, गुजरात में जो राजनीति है वो हमारे समाज को कैसे बदलती है। 2002 के दंगों ने नरेंद्र मोदी की छवि को ख़राब किया या बेहतर किया? क्या नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 बार बड़े मैंडेट के साथ चुनकर आए हैं, उसमें 2002 की छवि को, उसका जो अक्स है, उसे हम किस तरह से देखेंगे? बड़े ज़ोर शोर से कहा जाता है, तथ्यात्मक रूप से देखें तो बात सही भी है कि देखिए 20 साल में कोई दंगे नहीं हुए, क्योंकि 2002 के बाद अब 2022 में जब हम यहाँ खड़े हैं अहमदाबाद में, ये वही शहर है जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ इस शहर में हिंदू मुस्लिम, और मैं कहूँगी साफ तौर पर मुस्लिम विरोधी दंगों में जिस तरह से जो कत्लेआम हुआ इस शहर की सड़कों पर, ये वो शानदार शहर जिसने इतना बेहतरीन इतिहास देखा है, जिसने जो बापू की नगरी है, जो पटेल की नगरी है, उसी शहर में हमने देखा कि किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया गया। तो ये जो पूरी बात हम देख रहे हैं, ये पूरा जो गुजरात ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, उसे हम यहाँ समझने के लिए आए हैं कि कैसे एक तरफ विकास की बात और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता, यानी दोनों को अगर हम देखें तो जब विकास नहीं चलता तो सांप्रदायिकता का पत्ता खेला जाता है। जब सांप्रदायिकता लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं तो कहते हैं कि विश्व गुरु बना दिया जाएगा। इस चुनाव में अगर हम देखें तो कई महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहली बात तो कुछ अगर आंकड़ों पर नज़र डालें, कुछ तथ्यों पर नज़र डालें तो गुजरात जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है देश के बाकी जो राज्य हैं उनकी तरह। नॉर्थ गुजरात है, यहाँ 6 ज़िले हैं, 32 सीटें हैं और यहाँ कांग्रेस ने पिछली बार भाजपा से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया था।
इसके अलावा यहीं वडगाम क्षेत्र से जिग्नेश मेवानी भी आ रहे हैं। जिग्नेश मेवानी जो पिछली बार एक तरह से सत्ता को चुनौती देते उभरे थे, आज बड़े खामोश से नज़र आ रहे हैं। उनके ऊपर कई तरह के मुकदमे हैं, बड़ी मुश्किल से वो जेल से बाहर आए हैं बेल पर। तो तमाम तरह की चीज़ें जिग्नेश मेवानी को लेकर है। एक और बड़ा मुद्दा था पिछली बार पाटीदार आंदोलन को लेकर। अब हम देखते हैं कि हार्दिक पटेल भाजपा के साथ मिल गए हैं, जो एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कभी कभी जैसे कि ये गुजरात की जो राजनीति है ये शतरंज की चालों की तरह चलती है, जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म हो। जैसे बॉलीवुड में 3 घंटे के अंदर कहानी शुरू होती है, बीच में बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। गुजरात में भी बहुत झटपट बड़ी तेज़ी से एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच इस तरह से चीज़ें बदलती हैं। फिर हम आ जाते हैं साउथ गुजरात में, जो महाराष्ट्र से जिसका बॉर्डर मिलता है। यहाँ 7 ज़िले हैं, 35 सीटें हैं। सूरत है, नर्मदा, वलसाड, और यहीं पर कारोबारी लोग भी रहते हैं काफ़ी। और ये बताया जा रहा है कि जो कोविड का जो असर देखने को मिला उसके बाद से और उससे पहले डीमोनेटाइजेशन का भी असर था, ये पूरा इलाका काफ़ी प्रभावित रहा इससे आर्थिक रूप से। फिर सौराष्ट्र और कच्छ में आ जाते हैं। सौराष्ट्र कच्छ अगर देखा जाए तो राजकोट जैसे इलाके हैं, यहाँ पर 54 सीटें हैं, यहाँ 182 में से 54 सीटें। बहुत महत्वपूर्ण ये इलाका है। आम आदमी पार्टी का पूरा जो अमला है, उनका जो टॉप लीडरशिप है वो फ़िलहाल सौराष्ट्र में नज़र आ रही है। कई लोगों से मैंने बातचीत की आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बताया कि तमाम लोग सौराष्ट्र में इस वक्त दौरा कर रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ 12 ज़िले हैं। यहाँ पर जाति ज़्यादा अहम है, धर्म से। ये भी बताना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि गुजरात में सिर्फ सांप्रदायिकता है, गुजरात में जातिवाद नहीं है। जातिवाद भी इस ज़मीन में कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन शहरी इलाकों में आपको ज़्यादा सांप्रदायिकता नज़र आएगी। सांप्रदायिकता की हद यहाँ पर यह है कि आप जिस भी जगह जाइए, चाहे आप किसी होटल में खाना खाने जाएं, वहाँ रहने जाएं, लोगों से बातचीत करें, लोगों के रहन सहन का तरीका देखें। अंग्रेज़ी में कहते हैं इन योर फेस, आपको साफ साफ सांप्रदायिकता यहाँ झलकती हुई, छलकती हुई, न सिर्फ कि झलकती बल्कि छलकती हुई जो पैमाना है उससे छलकती हुई नज़र आती है कि कैसे यहाँ दीवारें हैं दोनों समुदायों के बीच में। एक ही तरह की संस्कृति में जीने के बावजूद भी कैसे सांप्रदायिक राजनीति ने गुजरात में समाज में सिर्फ दरारें नहीं, दीवारें खड़ी की हैं। इसके बाद अब आ जाता है सौराष्ट्र का क्षेत्र। मैंने आपको बताया यहाँ जो पाटीदार और पटेल जो पूरी राजनीति है ये इस पूरे इलाके से आती है। मोरबी का जो एक पूरा जो पुल टूटा था उसके बाद से इस पूरे इलाके में काफ़ी नाराज़गी बताई जा रही है। ख़ासकर कि जो भ्रष्टाचारी लोग थे जिनकी वजह से ये पुल टूटा, उनको सज़ा नहीं मिली, बल्कि छोटी मछलियों को सज़ा देते हुए दिखने की एक कोशिश करते हुए छोटे छोटे लोगों को, गार्ड्स को, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जैसे लोग, जो क्लर्क जैसे लोग जो टिकट काट रहे थे, उनको जेल भेजकर ये एक तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो क्या वाकई ये तमाम वहाँ काम आएगा? फिर सेंट्रल गुजरात में 61 सीटें हैं, 8 ज़िले हैं, अहमदाबाद, वडोदरा, खेड़ा। यहाँ पर दूसरे फेज़ में वोटिंग होगी। और आदिवासी ज़िले भी हैं यहाँ पर, जैसे दाहोद है, छोटा उदयपुर है, और बीजेपी का एक तरह से ये गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड गढ़ माना जाता रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि विकास कैसे मापा जाता है, कैसे नापा जाता है विकास। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यानी कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य है और शिक्षा है उसको लेकर क्या पैमाना है, उसको लेकर कैसा परफॉर्मेंस है एक सरकार का, एक पॉलिटिकल पार्टी का। मैं कम से कम ये समझती हूँ कि ये अकेला पैमाना होना चाहिए या महत्वपूर्ण पैमाना होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने सड़कें बना दी, पुल बना दी, लेकिन लोगों की जो स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, क्या वो आपके फेवर में जा रहे हैं या नहीं। या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मैं जिक्र कर रही हूँ। हार्वर्ड सेंटर फॉर पॉपुलेशन और डेवलपमेंट स्टडीज़ की ये रिपोर्ट है जो कि पोषण अभियान में सबसे नीचे गिनती है। पोषण अभियान, न्यूट्रिशन के मामले में गुजरात को सबसे नीचे गिनती है। ये कुपोषण के मामले में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और यानी 10 में से जो 6 सबसे ख़राब राज्य हैं वो गुजरात से यहाँ पर आते हैं। और सेक्स रेशियो भी आप देखिए कि यानी महिलाएं कितनी हैं, कितने पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया हमारा एवरेज है 943 का, 1000 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, यहाँ पर उससे काफ़ी कम है, यहाँ 919 महिलाएं। तो ये भी पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ जो बेटा है, जो पुत्र है, उसको लेकर किस तरह से लोगों में प्राथमिकता है। अगर हम यहाँ पर बेरोज़गारी के आंकड़ों पर आएँ तो भी बहुत ज़्यादा बेहतर तस्वीर यहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो ये सब कहानी ज़रूर हम आपको बताएंगे, लेकिन इस सब के साथ साथ ये समझिए कि इस वक्त ये पूरा चुनाव, सड़कों पे आप निकल जाएं तो जो भाजपा
और नरेंद्र मोदी और यहाँ पर जो भाजपा का शासन है, पिछले 27 साल का शासन, उसको लेकर एक साफ तौर पर एक नाराज़गी नज़र आती है, दिखती है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस हालत में है कि वो इस नाराज़गी को अपने लिए राजनीतिक फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल कर सके? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब की MIM, ये दोनों पार्टियां एक तरह से एक नए दावेदार के तौर पर दिख रही हैं इस चुनाव में। अब ये पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी BJP के वोट ज़्यादा काट रही है या कांग्रेस पार्टी के वोट ज़्यादा काटेगी। इस पर निर्भर करता है कि क्या ऐसा तो नहीं है जिसे हम कहें कि डार्क हॉर्स की तरह, यानी एक ऐसा खिलाड़ी जिसको हम अभी बहुत ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो हो सकता है चौंकाने वाले हों। ओवैसी साहब इस वक्त कांग्रेस पार्टी, जिनको बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट मिला करता था, उसके दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं। तो अगले कुछ दिनों में आप हमारी रिपोर्ट्स देखिए गुजरात के अलग अलग हिस्सों से। हम आपको सिर्फ सियासत की नहीं बल्कि समाज की तस्वीर भी आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे जब अलग तरह की राजनीति होती है तो समाज किस तरह से अलग करवट लेता है। यहाँ हम देखेंगे गुजरात दंगों के 20 साल बाद भी आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि समाज और सियासत में कितना बदलाव आया है। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।